निकालनी है, एक है मैक्सवेल्स की सॉल्यूशन निकालना है वन डायमेंशनल के लिए, सेकंड निकालना है स्टेट डेंसिटी जिसको अवस्था घनत्व बोल दिया जाता है, और तीसरा है हमारे पास फर्मी एनर्जी निकालना है किसी भी सॉलिड के लिए। ठीक है, इन तीन टाइप के डेरिवेशन अपने को या एक्सप्रेशन अपने को डिराइव करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोगों ने कोई वन डायमेंशनल इस तरीके से एक विमीय हमने बॉक्स लिया है, और सोमरफील्ड ये बोलते हैं, सोमरफील्ड ने किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक गैस की पार्टिकल की तरह माना है। आया समझ? सोमरफील्ड जो थे उसने क्या बोला? सोमरफील्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, चार्ज पार्टिकल है, तो उसको हम लोग नॉर्मल ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मान सकते, और मैं अगर मान लो मानता हूं तो उसको कैसे मानूंगा? किसी भी गैस के पार्टिकल की तरह मानूंगा। अब गैस का पार्टिकल है मतलब वो वेव इक्वेशन बनाएगा। मतलब सिंपल सा चीज है, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड के केस में, लेकिन उनको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होता है, तो उसने उसको क्या माना? गैस पार्टिकल की तरह माना, और गैस की तरह मानने पर वो क्या होता है? एक वेव फंक्शन बनाएगा। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि सोमरफील्ड ने इलेक्ट्रॉन को एक गैस पार्टिकल माना है, आ रहा समझ? और गैस पार्टिकल माना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सोमरफील्ड ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं और क्वांटम सिद्धांत का पालन करते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉली के अपवर्जन नियम का पालन कर लेते हैं और क्वांटम थ्योरी को भी फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब बोल दिया जाता है कि कोई भी अगर मान लो कंडक्टर है, कोई भी धातु है, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा को सोमरफील्ड ने कांस्टेंट माना। सोमरफील्ड ने क्या किया? किसी भी अगर कंडक्टर है, किसी भी धातु है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो उसको उसने क्या माना? कांस्टेंट मान लिया कि स्थिर है। आ रहा समझ? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी है और बोलता है तापीय साम्य में एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा बॉक्स में संभव अवस्थाएं हो सकती हैं, और ये जो मुक्त टाइप के हैं, मतलब सिंपल सा चीज है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन को उसने वेव माना है तो हमने इसको पहले ही फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट पे सॉल्व किया इस तरीके से। मान लेते हैं, मैं उसी के तरीके से बता रहा हूं, हम लोगों ने इस वन डायमेंशनल बॉक्स का जो लिमिट है x इज इक्वल टू 0 से हमने क्या बोला? x इज इक्वल टू a तक हमने बोला है, पहले भी हमने बनाया, सेम ऐसे बनाएंगे, a बोल दिया है। ठीक है, हमने लंबाई कितनी ले ली? यहां से यहां तक का a ले लिया। अब यहां से अगर मान लो ये मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगा। भाई अगर मान लो उसको हमने वेव की तरह मान करके बोला, तो पोटेंशियल एनर्जी तो तब है जब तुम्हारे पास क्या है? रुका हुआ है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कहां पास होगी? तो दीवारों के पास होगी, क्योंकि दीवारों के पास ये छेद करके बाहर नहीं निकल सकता है। ध्यान रखना चला, तो उस केस में एनर्जी क्या है? कम है। तो एनर्जी कम है मतलब वो ज्यादा रुकेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? दीवारों पर इंफिनिटी हो जाती है। समझ में आया? इंफिनिटी हो जा रहा है। ठीक है, तो इंफिनिटी हो जाता है, तो मान लेते हैं यहां दो चीजें हो जाती हैं। क्या चीजें हो जाती है समझते हैं ना? यहां दो केस है। एक केस बोलता है कि पोटेंशियल जो एनर्जी है वो 0 होगी। कहां 0 होगी? देखो दो चीजें हैं, पोटेंशियल, अब ये घूम रहा है यार इधर उधर, इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि वो रुका नहीं है। तो रुका नहीं है तो कब नहीं रुका है? तो फॉर ऑल जब x की वैल्यू किसके बीच में हो? 0 से लेकर के l के बीच में। जब a के बीच में, 0 से a के बीच में है, तब हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन का, जिसको हमने वेव माना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। अगर मैंने इसी में से दूसरा केस बोला कि v जो है वो इंफिनिटी हो जाता है। कब इंफिनिटी हो जाता है? तो दीवारों पर हो जाता है इंफिनिटी सबसे ज्यादा। तो दीवारों पर जो इंफिनिटी होता है उसका केस क्या है? तो या तो बोलता है कि जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है, 0 और 0 से छोटा हो, मतलब इस तरफ की बात करता है।
अगर तुम दीवार की इस तरफ भी जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और या तो फिर एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो जाएगा। आ रहा समझ? उस तरफ इस अंदर में ही सिर्फ उस पार्टिकल का क्या पोटेंशियल जीरो है, और इधर इधर दीवारों से लेकर के इस तरफ क्या है अपने पास इंफिनिटी। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो यहां तो केस। अब बॉक्स के अंदर शून्य निर्देश स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर तक विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे। मान लेते हैं कि इसमें कैसे पार्टिकल बहुत सारे, भाई पढ़ तो रहे हैं सॉलिड ना, सॉलिड में मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, n प्रकार के हो सकते हैं, n नंबर्स के हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब n नंबर्स के अगर होते हैं बोलता है तो मान लेते हैं कि nवीं ऊर्जा स्तर मान लेते हैं होगा कहीं फर्मी एनर्जी लेवल इसके बीचों बीच कहीं होगा। मैं कल पहले भी बताया था फर्मी एनर्जी हमारे पास शुद्ध वालों में हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। आ समझ में? तो फर्मी एनर्जी लेवल कहीं होगा यार। अब होगा तो मान लेते हैं कि इसमें जो भी जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस n में ऊर्जा स्तर की एनर्जी मान लेते हैं क्या है, En। n ऊर्जा स्तर है n इलेक्ट्रॉनों के संगत। आ रहा समझ? En एनर्जी लेवल है करस्पॉन्डिंग En या फिर En इलेक्ट्रॉन। आ रहा समझ? ठीक है। अब इसी में अगर मैं बोलूं तो दो चीजें यहां आ जाती है, दोनों का अपने को सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमने बोला हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर जा ही नहीं रहा है, तो बाहर जा ही नहीं रहा है मतलब नहीं क्या है, हमको इंफिनिटी वाला केस तो लेना ही चाहिए, फिर उसी पार्टिकल पे ही चलेगा, उसी रेंज पे ही चलेगा। तो वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। एक लीनियर श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, तो डेल टू साई। अब n पार्टिकल के लिए तो n ले लेते हैं, आ रहा समझ? n वाले के लिए तो n ले लिया, और डेल x2 प्लस कितना हो जाएगा, En माइनस b इंटू साई n इज इक्वल टू 0, जहां साई n क्या है भाई, n इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, n इलेक्ट्रॉन के संगत तरंग फलन। आ रहा समझ? ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अब हमारा पार्टिकल जो है या इलेक्ट्रॉन वो किसके अंदर है, इस अंदर में, तो इन्हीं दोनों के बीच वाला लेंगे, तो इन दोनों के बीच वाला लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल कितना है, 0। तो फिर क्या बोलेंगे, फॉर द रीजन कौन से रीजन की, जब x की वैल्यू क्या हो 0 से a के बीच में है, तो 0 से a के बीच में होगा, देन पोटेंशियल विल बी 0, विभव क्या हो जाएगा 0। तो यहां से डेल टू साई n अपॉन कितना हो जाएगा, डेल x प्लस कितना कितना आएगा, En साई n इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना। अच्छा, ये सॉल्यूशन हमारे पास एक गड़बड़ आ रहा है, यहां पर 2m भी होता है, 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साइन En साइन। तो ये हमारे पास, इसको माना हमने, ठीक है। अब एक बार बताओ, मैंने तुमको पहले भी सिखाया है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब मैंने तुमको पहले बताया, या तो ब्रह्मांड में सारी चीजें तुम्हारा साइन के या फिर कॉस के फॉर्म में चलता है, साइन के फॉर्म में चलता है, और या तो फिर ई के फॉर्म में चलता है। अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है कि तुम ई लेते हो कि साइन लेते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मानते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, चलो कैसे मानते हैं। मैं इसी इक्वेशन को, अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान रहा हूं, इसको मैंने कुछ बनाया, क्यों बनाया उसको थोड़ा समझना, किसको हमने क्या बनाया। मैंने इसको बोला डेल टू साई n अपॉन डेल x2 प्लस मैंने बोल दिया k स्क्वायर साई n इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन बोला, और जहां मैंने k स्क्वायर किसको बोला है, 2m e n अपॉन समझ में नहीं है। तुमने जो फिर से फर्स्ट ईयर में सीखा था CF और PI निकालने वाला मैथ्स में, उसी के हिसाब से ये बनने वाला है, ठीक है। अब या तो तुम डायरेक्ट मानो या तो तुम निकालना सीखो।
CF और PI वाला अगर निकालना तुम सीखते हो तो भी वही चीज आएगा, और नहीं तो फिर इसको ऐसा मानो सीधी सी बात। यहां हमारे पास दो चीजें हैं, मैंने बार बार बोला, या तो E के फॉर्म में निकालो या तो ठीक है। चलो, तो दो तीन चीजें हम लोग के पास किस तरीके से आएगा। अगर मैं इसमें निकालता हूं कि मान लेते हैं, चलो लेट माना इसका तुमको इक्वेशन पता नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि जब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस में आएगा, आ रहा समझ। और अगर रूट में लगा दूं, ये d मान लो तो d स्क्वायर का रूट लगाओगे तो i आएगा, जब ये ट्रांसफर होगा तो माइनस आएगा इसके साथ, और रूट के अंदर माइनस मतलब i के फॉर्म में आएगा। चलो तो हमने बोला इसका, अच्छा किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, वो psi n का आंसर किस में आएगा, psi n आएगा। तो psi n इज इक्वल टू दैट किसके बराबर होगा। अब यहां दो चीजें, रेंज हो जा रहा है हमारे पास किस तरीके से, एक यहां पर भी हो सकता है, एक यहां पर भी मिल सकता है, हमको पार्टिकल मिलेगा भाई, हो सकता है तो उस दीवार में मिलेगा, नहीं तो इस दीवार में मिलेगा, तो कंडीशन है। तो psi n की वैल्यू हमारे साथ किसका फंक्शन है, psi n x का फंक्शन है। अच्छा फंक्शन तो वैसे वो x y z तीनों का है, लेकिन हमने x माना है तो x का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि इसका इक्वेशन e टू द पावर, अच्छा sin निकालो तो क्या बच रहा है, k स्क्वायर, तो इस रूट लगेगा तो i k आएगा, ठीक। और दूसरे में मान लेते हैं, दूसरे दीवार के लिए e टू द पावर माइनस i k आएगा। अच्छा किसका, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ x मल्टीप्लाई करो, ये बनाने का तरीका हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में होगा वो तो पावर में ही आएगा, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फलाने का है, psi n का है तो psi n के बराबर आएगा। यहां दो लेने का कारण भी यही है कि दो रीजन अपने पास दे दिए। अगर मान लो सिर्फ वन डायमेंशन होता, ऐसा किसका सिर्फ एक चीज दिया, तो वहां b का नामो निशान नहीं होगा, ऐसा ठीक। तो यहां दो रीजन की वजह से ऐसा, ठीक। अब थोड़ा समझना, ये हम लोग के पास आंसर है। मैंने इसको क्या बोला, इक्वेशन नंबर सॉल्यूशन। देखो तीन क्वेश्चन एक साथ में, सबसे पहले तुम वन डायमेंशन देखो, पढ़ सॉलिड रहे हो लेकिन सोमरफेल्ड ने इलेक्ट्रॉन को क्या मान दिया है, गैस पार्टिकल मान दिया है, गैस मान दिया, तो गैस कहीं भी मूव कर सकता है। तो गैस पार्टिकल माना मतलब वेव है, वेव बनाएगा, तरंग बनाएगा, और तरंग बनाएगा मतलब मीनिंग क्या हो जाता है, तो श्रोडिंगर आ जाता है फिर, क्योंकि शायद के बारे में श्रोडिंगर ने ही बताया था, आ रहा समझ। तो उसकी वजह से हमको श्रोडिंगर इक्वेशन लेना पड़ेगा वन डायमेंशन की, ठीक। तो इसका हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन निकाला, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब उसके बाद अपने को करना क्या है, तो अपने को निकालना है किसकी वैल्यू, psi n की कंप्लीट वैल्यू। तीन क्वेश्चन है, एक तो सबसे पहले तुम इसका सॉल्यूशन निकालो बोला है, तो psi n का कंप्लीट वैल्यू। अब कंप्लीट वैल्यू मतलब मीनिंग क्या है भाई, अपने को कौन कौन से अननोन क्वांटिटी है, a b k, इन तीनों की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या रखोगे, इक्वेशन नंबर 2, वो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि तीन क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम स्टेट डेंसिटी पे आएंगे, उसके बाद हम फर्मी एनर्जी पे आएंगे, आ रहा समझ। तो अब निकालना है क्या, अब देखो कैसे निकालोगे। तो अगर ये इक्वेशन है तो दो चीजें यहां से बनानी है। हम लोगों ने 12th में सीखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो या तो तुम इसको डिफरेंशिएट दो बार करके रख दो तो आ जाएगा सॉल्यूशन, नहीं तो फिर ये जो वेरिएबल है, जो कंडीशन तुमने लिया है, इसको फुलफिल करते हैं तो ज्यादा बेटर है कि वो निकालो। तो यहां अब पहला पॉइंट यहां मैं डालता हूं, क्या बोलूंगा, कंडीशन फर्स्ट, तो ज्यादा क्लियर होगा। कंडीशन फर्स्ट मैं बोलता हूं कि जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हमारे पास psi क्या होगा, देखो रिलेशन किसके बीच में है, x psi आया कि नहीं समझ। तो जब x के वैल्यू हो जाएगा तो मतलब तो किसके बीच में रिलेशन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तुमने, x के रिस्पेक्ट में, psi n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो जब हमारे पास x इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, 0,
तो साइन n की वैल्यू क्या हो रही है? a+b नहीं हो रही है। जब हमारा पार्टिकल यहां पर उड़ रहा है, जब ये दीवार पर आकर के बैठ जा रहा है, मच्छर मान लो, तो यहां से उड़ेगा वो नहीं, तो तरंग मिलेगा यहां पर अगर यहां बैठता है तो कब तरंग मिलेगा? जब उड़ेगा। वेव कब मिलेगा? जब वो उड़ रहा है मच्छर, और जब किसी जगह बैठ जाएगा तो वो तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर दीवारों के पास शायद n या फंक्शन क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अगर तुम मच्छर को बीच में रखो, वो उड़ता रहेगा, कहीं जाएगा बीच में, तो फिर वो एक फंक्शन बनाएगा। लेकिन अगर मान लो दीवार के पास चल के बैठ गया है, तो बैठ गया तो वो घूम ही नहीं रहा है, तो वेव फंक्शन कहां करेगा? क्लियर? तो दीवारों पर पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, तो वेव फंक्शन 0 है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो शायद की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देन बाय इक्वेशन 2, तब समीकरण 2 से 0 हो जाएगा शायद की वैल्यू कब? जब हम a x की जगह क्या रख रहे हैं? तो a प्लस b हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें रखें तो 0 और प्लस b, ये भी कितना? 0। मतलब हमारे पास a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। क्लियर है? हमको क्या क्या निकालना है? a b और a की वैल्यू। तो ना कि नहीं आया? पहला वाला क्लियर हुआ? चलो ठीक है। तो यहां से अपने को एक चीज और मिल रहा है, a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई? समझ आया? अब दूसरा कंडीशन डालते हैं, क्या बोलेंगे? कंडीशन सेकंड। सेकंड या फिर इस तरीके से अपन सेकंड लिख लेते हैं, वो भी चल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? जब अब x वाला 0 हो गया, अब किस पर जाएंगे? a पर। तो हमारे पास when x is equal to a, then अपने पास क्या हो जाएगा भाई? शायद की वैल्यू भी वहां क्या मिलेगी भाई? 0। दीवार बेरियर है। तो then by equation 2, by equation 2, तो by equation 2 क्या मिलेगा? 0 is equal to वो कितना हो जाएगा? अब a e to the power i k a small a plus b e to the power minus i k a। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? किसी को डाउट? चलो एक बार इसको। तो यहां तक समझ में आया सबको? हमने सबसे पहले डायग्राम मेन है ना, डायग्राम को इमेज समझना, तब जाकर के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इस तरीके से आएगा। लास्ट में हमने 2 कंडीशन लगाए, अभी दूसरा कंडीशन पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या आ जाएगा? तो यहां से अपने को क्या मिला? 0 इज इक्वल टू a e टू द पावर i k प्लस आया b e टू द पावर माइनस i k। तो तुमको पता है, अच्छा a हम लास्ट में निकालेंगे, पहले क्या निकालो? b निकाल लो, k निकाल लो, आ रहा समझ? और a लास्ट में निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया यहां से? तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस b। वहां से तो ये हो जाएगा e टू द पावर i k a प्लस कितना हो गया? b e टू द पावर माइनस i k a। इस तरीके से हो गया अपने पास। ये हम लोगों के पास ऐसा बना हुआ है, और या तो तुम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास वैल्यू कितना है उसके बारे में देखते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आया हुआ। तो यहां से यार अगर मैं b कॉमन निकालूं तो e टू द पावर माइनस i k a और माइनस e टू द पावर i k a आ रहा है। तो यहां से मीनिंग क्या हो जाता है? दैट इज अर्थात b की भी वैल्यू 0 है एंड e टू द पावर माइनस i k a माइनस e टू द पावर i k a की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां से हमने को इससे मतलब ही नहीं है अपने को। इससे अपन क्या करेंगे? इसका तो अचार डालना नहीं है, इसका अचार डालना है। मतलब b की वैल्यू हमको मिल गई। तो अब b की वैल्यू मिले तो कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 पे। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a और b। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड रखेंगे तो शायद कितना मिल जाएगा? b की वैल्यू कितनी? 0। मतलब हमारे पास क्या मिला? a e टू द पावर i k x। क्लियर है? समझ में? अच्छा, हमने सॉल्यूशन ये माना
तो तुम चाहोगे तो मैंने बताया 2 में दिए रहे तो 2 लिए, तुम चाहते तो वहां तक इतना भी उठा के ले लो, बी को लो ही मत, तो बी तुमको निकालना भी नहीं पड़ता। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है, वो भी ऑप्शन एक हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन लफड़ा करेगा? कौन लफड़ा करेगा? ठीक। अब वो कहां से? तो इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं, क्योंकि दोनों जगह हर जगह हम लोग नहीं निकाल सकते। के की वैल्यू निकाली, क्या आया था अपने पास? e to the power minus I k a minus e to the power I k। आप समझना, तो एक को हमने ले लिया, समझ पा रहे? ठीक है, अब ये इसका दूसरा काम खत्म, अब तीसरा। तो अब हमारा सॉल्यूशन ये हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए? ये हमारा सॉल्यूशन a चाहिए और k चाहिए। तो अभी अपने को k की वैल्यू निकालनी है। तो भाई लोग देखो फिर k की वैल्यू कैसे निकलेगी? k की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी फिर? तो एंड b की वैल्यू हमने रख दिया, इसका यूज हो गया, अभी इसका यूज e टू द पावर माइनस आई के ए माइनस e टू द पावर, इसका मतलब क्या? 0 था, तो ये हो जाएगा आई के ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से अगर मैं माइनस निकाल दूं तो आई के ए माइनस e टू द पावर माइनस आई के ए हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है भाई? ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन का। तो ये किसका हो जाएगा? क्योंकि e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e टू द पावर माइनस i थीटा होता है कितना हो गया? cos थीटा माइनस i sin थीटा। क्या है? दोनों माइनस है, पहला वाला प्लस वाला माइनस कर रहा है किसको? माइनस वाले को। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये प्लस हो गया। तो मतलब e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा इज इक्वल टू 2i sin थीटा। तो ये किसका वैल्यू? 2i, और थीटा की जगह क्या है? k। तो ये क्या हो जाएगा? sin k इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये भी 0 के बराबर है, तो क्या sin k a बराबर भी 0 है। और हमने 9th में एक पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल, जिसमें लिखा जाता था sin थीटा अगर sin अल्फा हो तो हम लोग इसको थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n लिखते हैं। आया समझ? तो यहां मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो sin के a इज इक्वल टू sin 0 लिख सकता हूं। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है? 0। ये यहां लिखा ना, वो पूरा उसका कंप्लीट फार्मूला है व्यापक समीकरण का, व्यापक हल का, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का। तो यहां से अल्फा क्या है? 0, थीटा क्या है भाई? k। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू क्या? n पाई प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा 0। तो इक्वल टू k a इक्वल टू क्या आ गया? ये पूरा टोटल वैल्यू कितनी? n पाई 0। तो क्या बचा? n पाई। तो k की वैल्यू क्या बची? n पाई बाय k। समझ में आया किस तरीके से आया? तो k की वैल्यू निकल गई। अब तुम्हारा टारगेट क्या है? a की वैल्यू। और a की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो तुमने फंक्शन माना है, वेव फंक्शन माना है, तो वेव फंक्शन तो तुम्हारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए, तभी सही है। तो चलो देख लो फिर इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा फिर? तो दैट क्या हो जाएगा? दैट बाय इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड पे हमने रखा तो sin n इज इक्वल टू a e टू द पावर। इक्वेशन थर्ड क्या था? e टू द पावर i k x। तो k की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? i k। k की वैल्यू n पाई बाय a x। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों के पास इस तरीके से दिया, ठीक है। और अगर मैंने वैल्यू निकाली तो मेरे पास वैल्यू आया कितना, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो दो तीन चीजें हम लोगों ने देखा है। E वाला हो गया हमारे पास इस तरीके से, और इसी की वैल्यू हम लोग को निकालते चले। अच्छा, मैंने बार बार बोला है तुमको, अगर तुम b cos थीटा sin थीटा वाला फॉर्म लेते तो मैं इसी क्या लिख सकता हूं, और करके देखो क्या लिख सकते हैं। sin n इज इक्वल टू एक आ गया हमारे पास, कैसा कैसा उसको थोड़ा समझना। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, थोड़ा समझना, इसी को लिखने का थोड़ा समझ तरीका समझना। अगर मैं इसको लिखा हुआ इसको हटा रहा हूं ना, e टू द पावर i थीटा फार्मूला मेरा क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां से अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लिखता हूं और इसको जब तुम सॉल्व करोगे
तो यही दिखाता है a sin n पाई x, और दूसरा दिखाता है b हमेशा cos के साथ आ जाता है cos n पाई x बाई a। ये लिखने का तरीका है। a को हमने साइन के साथ ही लिखा है, सिर्फ साइन पहले आता मैंने 12 बोला है, साइन वाला कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, तो हमारा कौन सा कोफिशिएंट अभी 0 हुआ था, b। तो मैंने बोला, सर ने बोला है कि सारी चीजें साइन के फॉर्म में चलती हैं, कॉस के फॉर्म में चलती है, लेकिन कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा जो आंसर है ये कन्वर्ट होकर के किस में आ गया, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, आया समझ। और उसको b के फॉर्म में लिखा हूं तो b वाला क्या चल जाएगा, 0, समझ में आ गया। sin n पाई x बाई t, ठीक है, ये हमारा आया। इसको मैंने बोला इक्वेशन में खोल, अब कौन किसका वैल्यू तुमको पता करना है, a का। तो a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, by condition of normalization, by condition of normalization, ठीक है, इसकी परिभाषा से, प्रसमानीकरण की परिभाषा से क्या है, वन डायमेंशनल तुमने लिया तो एक बार इंटीग्रेशन, टू डायमेंशनल लेते तो दो बार, थ्री डायमेंशनल लेते तो तीन बार। तो किसका है, कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से a तक, उसी के बॉक्स के अंदर तो वेव बनाएगा। फॉर्मूला क्या है भाई, साई एस्ट्रिक डॉट, अब n लिखे तो n लिखना पड़ेगा, इनटू किसके रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 1। ये नॉर्मलाइजेशन का केस है, ये प्रसमानीकरण की स्थिति है। अगर वही 3 डायमेंशनल तो 3 बार लेते और इक्वल में भी 1 लिखते जी। क्लियर है यहां से, चलो ठीक बढ़िया है। अब यहां से अगर मैंने वैल्यू निकाला तो चलो फिर वैल्यू रखते हैं, 0 to a साई एस्ट्रिक, साई एस्ट्रिक का मतलब अगर इसमें i है तो उसका साइन चेंज करो, एस्ट्रिक का मतलब है i नहीं है मतलब वो एज इट इज आएगा, a sin कितना हो गया n पाई x अपॉन a इंटू कितना a sin n पाई x इंटू और ये dx इज इक्वल टू 1। तो दोनों में देखो थोड़ा सा a स्क्वायर कांस्टेंट है, हमको तो इसी की वैल्यू निकालनी है, 0 to a, दोनों सेम है भाई, sin n पाई x अपॉन a का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर 0 to a, ये हो सकता है sin स्क्वायर n पाई x, तो एंगल है, आ रहा समझ, dx हो गया इक्वल टू 1। अब ये cos वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये sin वाला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 2 थीटा है तो ये क्या हो जा रहा है थीटा, तो यहां से पहले से ये थीटा है, तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में चेंज करूं, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अपने को नहीं पता है, इंटीग्रेशन सिर्फ उसका पता है जिसका पावर 1 होता है। तुमने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन में, उसका इंटीग्रेशन में कोई भी देखना उसका पावर 1 ही है। तुमने अगर मान लो cos का पढ़ा है तो उसका भी पावर 1 है, sin का पढ़ा है तो भी उसका पावर 1 है, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसका पावर हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो इस तरीके से है। तो यहां से हम लोग के पास कितना हो जाएगा फिर, तो इसको अगर मैंने लिखा 0 to a, क्या बचा, तो ये बचेगा 1 माइनस वहां से cos 2n पाई x अपॉन a, और ये हो गया 0 to a into dx इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर, इंटीग्रेशन करो, इसका वैल्यू x और cos का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा sin 2n पाई x अपॉन a, और अपॉन कितना x के साथ क्या है 2n पाई बाई a, और 0 to a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर। चलो अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट क्या रखना है a, तो ये हो जाएगा a और माइनस यहां से अगर मैं a रखता हूं तो a कट जाएगा, और यहां से आएगा sin 2n पाई, और sin 2n पाई की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लोअर लिमिट, और 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0 है।
आ रहा समझ? इक्वल कितना हो गया 1। तो इक्वल टू 1 है हम लोग के पास इस तरीके से हुआ है। तो कितना बच गया फिर यहां? तो ये हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? a स्क्वायर इनटू a इज इक्वल टू कितना? 1। अच्छा बाय 2 भी था क्या? हां आता है, बाय 2 भी आता है, बाय 2 भी पूरा कंप्लीट आता है। तो ये बाय 2 इस तरीके से निकल गया, तो ये 2 हो गया, तो ये 2। तो हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया? 2/a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2/a। तो ये a की वैल्यू हम कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a कैपिटल A इन इक्वेशन 4। तो 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या आएगा? √2/a sin n πx/a। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो तुमने लिखा था उसका क्या है? सॉल्यूशन। अभी या अवस्था घनत्व और फर्मी एनर्जी इसका बचा हुआ है जिसको अपन